तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, जिसका चैप्टर 3 है परिवहन। उस चैप्टर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस क्लास का जो अंदाज होगा वह मजाकिया अंदाज होने वाला है, तो बिल्कुल भी बात आपको समझ में आएगी, आपके स्थानीय भाषा में ही समझाया जाएगा। और ऐसा दिमाग से निकाल के चलिएगा कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, परिवहन। चैप्टर का नाम क्या है आपका, परिवहन। तो हम परिवहन की तरफ चलते हैं। देखिए, परिवहन जो आपका चैप्टर है उसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि परिवहन होता क्या है, परिवहन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, जैसे कोई भी उपयोगी पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ऑक्सीजन चाहिए तो भाई ऑक्सीजन को लेके जाएगा कौन, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। तो इन सब सारी चीजों को हम क्या कह सकते हैं, उपयोगी पदार्थ कह सकते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, तथा अनुपयोगी पदार्थों को, जैसे कुछ बेकार पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, तो कुछ अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक, गंतव्य स्थान का मतलब जहां उसकी जरूरत है, जहां से शरीर से बाहर हम निकाल सकते हैं, वहां उस स्थान क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान। तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, जिन पदार्थों की आवश्यकता है उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। और अनुपयोगी पदार्थों को, जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता नहीं है, अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है, परिवहन। देखिए, मानव शरीर में जो परिवहन होता है वह मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में जो परिवहन की क्रिया होती है वह मुख्य रूप से किसके द्वारा संपन्न होती है, वह रक्त एवं लसिका के द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन, देखिए, एकोष्कीय पौधों जैसे क्लाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय जैसे बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का जो परिवहन होता है वह विसरण क्रिया द्वारा हो, चाहे वह एकोष्कीय जीव हो, चाहे सरल बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वह एकोष्कीय जीव हो। एकोष्कीय पौधों में जैसे आपको क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगी। उसके बाद में सरल बहुकोशिकीय जीव शैवालों में क्या होगा, पदार्थों का जो परिवहन होगा, पदार्थों का परिवहन वह किस क्रिया द्वारा होगा, तो वह विसरण क्रिया द्वारा होगी। किस क्रिया द्वारा होगी, विसरण क्रिया द्वारा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे जब देखेंगे तो देखिए, पौधों में जो परिवहन होता है वह मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। पौधों में जो परिवहन की क्रिया होगी वह दो प्रकार के ऊतकों के द्वारा होगी, जिसका नाम है पहला जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा। तो पौधों में जो संवहन ऊतक है, देखिए, पौधों में परिवहन करने वाले ऊतकों को ही संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक में आपका क्या आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम और फ्लोएम वह मुख्य रूप से क्या होती है, वही क्या करता है, पौधों में परिवहन करता है। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में जान लेते हैं कि जाइलम क्या है। ध्यान से देखो। तो जब हम जाइलम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए, यह एक जल संवाहक ऊतक है जो जल का संवहन करता है। मतलब जल को एक जगह से दूसरे भाग तक ले जाने का काम किसका होता है, वह जाइलम का होता है। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। देखिए, याद रखने का तरीका है, ज से जल होता है, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन होगा, जल का स्थानांतरण होगा, जल का संवहन होगा, किसके द्वारा होगा, वह होगा जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। यह हो क्या रहा है इसके साथ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा होगा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जो पौधों में परिवहन की क्रिया होगी वह किसके द्वारा होगी, जाइलम के द्वारा होगी। देखिए, तो यह जल संवहन ऊतक है कौन, जाइलम। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, जाइलम कोशिकाओं में जो वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं पाई जाती है वह मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम पेड़ पौधों में उत्तरदायी है, जाइलम पादप कोशिका में उत्तरदायी है, तो किसके लिए, तो जल एवं खनिज पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, जल एवं खनिज पदार्थों के स्थानांतरण के लिए। चलिए अब फ्लोएम के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, फ्लोएम के बारे में। तो देखिए, अब फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो जान गए अब जाइलम के बारे में कि देखिए, जाइलम क्या है, जल का परिवहन करने का काम किसका होता है, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा।
जाइलम में जो पाई जाने वाली वाहिकाएं या वाहिनिकाएं है उसी के द्वारा किसका परिवहन होता है, तो जल का परिवहन होता है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है, किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। चलिए अब आगे देखिए फ्लोएम के बारे में। यह सम्मोहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। पहला सम्मोहन बंडल का पहला ऊतक जाइलम, दूसरा ऊतक कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फ्लोएम। दूसरा ऊतक क्या हो जाएगा, सम्मोहन बंडल का दूसरा ऊतक फ्लोएम होगा। इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य, चालनी नलिकाओं का मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को, जो भोज्य पदार्थ होता है वह क्या होता है, वह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है पेड़ पौधों का भोज्य पदार्थ, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दूसरे भागों में वितरित करना होता है, यानी पहुंचाना होता है। पेड़ पौधों में जो भोज्य पदार्थ बनेंगे वह कहाँ बनेंगे, पौधों में बनेंगे। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ बनेंगे उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम होगा। खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होगा किसके द्वारा होगा, वह फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। क्या जानने का प्रयास करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखिए, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्न अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या है, निम्न अंतर है। पहला क्या दिया है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। पहला अंतर, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा अंतर, जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर क्या बताया है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा अंतर क्या बताया गया है कि जाइलम जो होता है जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा, जाइलम में जल एवं घुलित खनिजों का बहाव ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जो भी पेड़ पौधों में जो जल वगैरह पाया जाता है वह नीचे ही पाया जाता है, जड़ों में ही पाया जाता है। मिट्टी में डालते पानी पटा जाता है तो वह जड़ों में संचित रहती है जल, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है कथी, जाइलम के द्वारा जल का बहाव। जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का बहाव ऊपर से नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। जो फ्लोएम होगा वह खाद्य पदार्थों को ऊपर से भी नीचे लेके जाएगा, नीचे से ऊपर भी लेके आएगा, तो यह दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम जो होता है एक दिशीय गति करती है, केवल और नीचे से ऊपर। जाइलम क्या करेगी, एक दिशीय गति करेगी नीचे से ऊपर, जबकि फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय गति करता है। वह नीचे से ऊपर भी आएगा और ऊपर से नीचे, मतलब वह ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो जाइलम क्या करता है, एक दिशीय गति कौन करती है, जाइलम। द्विदिशीय गति कौन करेगी, फ्लोएम करेगी। एक दिशीय गति जाइलम के द्वारा होगा और द्विदिशीय गति किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। चलिए अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र या स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ध्यान से देख लीजिए, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। अब आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या होगा। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यह आपके वाष्पोत्सर्जन को बताया गया है। देखिए यहाँ आपका जल संचित रहेगा, यहाँ आपकी जाइलम कोशिका पाई जाएगी, जाइलम कोशिका कहाँ तक पहुंचाएगी, पत्तियों तक, और पत्तियों के रंध्र या स्टोमाटा के माध्यम से जल का क्या होगा, वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से देखिए, पौधे के पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। देखिए रंध्रों के माध्यम से ही श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो पेड़ पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, वह रंध्र या स्टोमाटा के माध्यम से ही होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होती है। अब प्रसरण देखते हैं, प्रसरण विधि द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन तो होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का संचलन जाइलम ऊतकों से रंध्रों तक हमेशा होता रहता है। जाइलम ऊतकों से रंध्रों तक हमेशा रहेगा, यह क्रिया हमेशा आपको चलती रहेगी। यहाँ तक जाइलम ऊतक होंगे, जाइलम ऊतक से कहाँ तक पहुंचाएगा, तो पत्तियों के रंध्र या स्टोमाटा तक। यह क्रिया हमेशा क्या करती रहती है, चलती रहती है। यही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका प्रसरण। क्या कहलाता है, प्रसरण। पौधों की जड़ से चोटी तक जल का प्रवाह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है।
पौधों की जड़ से चोटी तक जो जल का प्रवाह होता है वह किस क्रिया द्वारा होता है? वह होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों का जो तापमान होता है वह स्थिर रहता है। पौधों में जो तापमान की जो स्थिरता होती है, जो संतुलन बनाए रखने की क्रिया होती है, उसमें कौन मदद करता है? तो वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। कौन मदद करता है? वाष्पोत्सर्जन। अब चलिए आगे देखिए, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं, जो कि किसके द्वारा होता है? वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण वह किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। अब समझते हैं जंतुओं में परिवहन के बारे में। यह पेड़ पौधों में तो परिवहन हो गया। पेड़ पौधों में मुख्य रूप से कौन भाग लेगा? तो जाइलम और फ्लोएम। जल का परिवहन कौन करेगी? जल एवं घोलित खनिज लवणों का परिवहन कौन करेगी? जाइलम करेगी। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगी? फ्लोएम करेगी। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम में देखे हैं कि जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है। पहला अंतर, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम जल का परिवहन करती है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करती है। जाइलम जल को नीचे से कहाँ तक पहुंचाती है? पत्तियों में स्थित रंध्रों तक पहुंचाती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर ले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम एक दिशीय गति करती है जबकि फ्लोएम द्विदिशीय गति करती है। क्या है कि जाइलम जो होती है, जाइलम की कोशिकाएं होती है, वह नीचे से ऊपर की ओर बहा होता है जल का। खाद्य पदार्थों में फ्लोएम का कार्य वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जाएगी। तो यह दोनों दिशा में फ्लोएम क्या कर रही है? दोनों दिशाओं में। जबकि जाइलम क्या कर रही है? एक ही दिशा में कर रही है। तो जाइलम एक दिशीय गति करती है और जबकि फ्लोएम द्विदिशीय गति करती है। यह तो मुख्य अंतर था। उसके बाद में हम वाष्पोत्सर्जन जानने का प्रयास करें हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधे के वायवीय भागों से, इसका परिभाषा क्या बताया गया है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों का जो तापमान होता है वह संतुलित रहता है। तो यह चीज तो जान गए। अब हम लोग समझते हैं जंतुओं में परिवहन के बारे में। देखिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, हार्मोन हो गया और उत्सर्जी पदार्थ आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में जैसे हम लोग हैं, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भाग लेगा, आप ध्यान से देखिए। मनुष्य में रुधिर यानी रक्त, रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करेगी? परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। लसिका तंत्र भी परिवहन तंत्र का ही क्या करती है? निर्माण करती है। लसिका रक्त में पाई जाने वाला एक द्रव होता है जो चिपचिपा होता है, तो वह भी किसका निर्माण करेगी? वह परिवहन तंत्र का ही निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। अब समझते हैं रक्त परिवहन तंत्र के बारे में कि रक्त परिवहन तंत्र क्या है। ध्यान से देखिए, रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। देखिए, जो पीएच मान होता है वह यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो वह पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर पीएच मान एकदम 7 के बराबर है तो वह क्या होगा? उदासीन, ना तो वह अम्ल होगा ना ही वह क्षार होगा। तो लेकिन रक्त आपका क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7 से ज्यादा है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। अब सब्जेक्टिव हमेशा क्वेश्चन पूछती है कि रक्त है क्या? रक्त है तो आपको क्या जवाब देना होगा? तरल संयोजी ऊतक। जहां तरल संयोजी ना ऊतक होगा तो सोचे क्या दिया रहेगा? ऊतक दिया रहेगा। अब देखते हैं कि एक सवाल यह उठता है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, तो उसका भी जवाब हम लोग देख लेते हैं। रक्त अपने प्रवाह के दौरान सभी प्रकार के ऊतकों का संयोजन करती है, मतलब सभी प्रकार के ऊतकों को आपस में कद कर लेती है, जोड़ लेती है। इसीलिए रक्त को क्या बोला जाता है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त तो तरल रहते हैं लेकिन प्रवाह के दौरान वह क्या करती है? वह बहुत सारे ऊतकों के साथ संपर्क बनाती है, उसे संयोजन करती है, इसलिए क्या कहते हैं? उसे रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। देखिए, अब रक्त की संरचना के बारे में समझिए। रक्त संरचना का मतलब होता है बनावट। रक्त की संरचना का मतलब क्या हुआ? बनावट हुआ कि वह बनते कैसी है। ध्यान से देखिए, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? 2 प्रमुख घटक। जो तरल वाला घटक होता है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जो ठोस घटक होता है वो क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाता है। रुधिराणु ही आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद में रक्त पटिकाणु या बिंबाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं।
तो वह 3 प्रकार की होगी, तो वह क्या होगा, ठोस वाला भाग होगा। तरल वाला भाग क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा प्लाज्मा। जो रक्त की संरचना अगर देख रहे हैं कि 2 भागों में बटी है, 2 घटक होते हैं, तो पहला घटक क्या है, जो तरल वाला भाग है वह क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, तरल वाला भाग प्लाज्मा, और जो दूसरा ठोस वाला भाग है, जो क्या है, दूसरा ठोस वाला भाग है, उसमें क्या होता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी होगा, श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, और रक्त पट्टिका जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है वह होगी। तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिए, जो तरल वाला भाग है वह प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बारे में समझिए। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, ध्यान से देखिए, यह हल्के पीले रंग का प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, जो आयतन के हिसाब से, जो पूरे रक्त के आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है, 55%। अगर मान के चलते हैं कि रक्त आपका 100% होगा, तो उस 100% में 55% क्या होगी, आपकी प्लाज्मा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा। 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा। यह पूरे रक्त का कितना परसेंट, 55% होती है। अब आगे देखिए, जिसमें करीब 90% जल, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल, 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% आपका क्या होगा, अकार्बनिक लवण होंगे, 0.18% आपका ग्लूकोज होगा, 0.5% क्या होगा, वसा, 0.5% क्या होगा, वसा होगा, तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल वाला भाग है। प्लाज्मा है क्या, तो रक्त का तरल वाला भाग है, जो पूरे रक्त, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है, 55% होता है। कितना प्रतिशत, 55%। इस, तो अब हम समझते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, जो जान चुके हैं। पूरे रक्त का कितना प्रतिशत, 55%। रक्त में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है। कितना परसेंट, 90%। अब समझते हैं, देखिए इसके अलावा आपको प्लाज्मा में क्या मिलेगा, तो इसके अलावा आपको प्लाज्मा में मिलेगा फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन आदि प्रोटीन पाए जाते हैं। यह प्रोटीन का प्रकार है। फाइब्रिनोजिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हिपैरिन हो गया, प्रोटीन का प्रकार पाया जाता है, जो रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं वह प्लाज्मा में होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन सहायक होते हैं, वह प्लाज्मा सहायक होता है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन, तो फाइब्रिनोजिन, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन, ये सब क्या बनते हैं, रक्त को थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। अब रक्त कोशिकाओं के बारे में समझिए। रक्त कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रुधिराणु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रुधिराणु। यह रक्त का क्या है, ठोस वाला भाग है। यह रक्त का क्या है, ठोस वाला भाग है, रुधिराणु। अब ध्यान से देखिए, आयतन के हिसाब से यह पूरे रक्त कोशिकाओं का कुल कितना होता है, 45% होता है। पूरे रक्त का कितना प्रतिशत, 45%। प्लाज्मा 55%, लेकिन रुधिराणु यानी रक्त कोशिका कितनी प्रतिशत, 45% होती है। कितनी प्रतिशत, 45%। अब इसके बारे में जान रखेंगे कि अब रक्त, एक सवाल यह उठता है कि जो रक्त लाल दिखाई देता है वह क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण होगा। तो देखिए वो कारण क्या है, उस कारण के बारे में समझिए। रक्त तो लाल दिखाई देता है, रक्त लाल दिखाई देता है, लेकिन क्यों दिखाई देता है, यह कारण है। तो कारण जानने का प्रयास करते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल। वही आप देखिएगा कि जो तेलचट्टा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तेलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच। उसमें कहा होता है कि यही क्या पता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण उसका रक्त क्या हो जाता है, श्वेत होता है। तो मारिएगा तो 50 के फेंक देता है उजर, लेकिन वास्तव में उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं है, जिस कारण उसका रंग क्या है, लाल दिखाई नहीं देता है। तो जान गए कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और समझते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। जो 3 प्रकार के रक्त आपने लोग देखे हैं, लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, रक्त पट्टिका जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो उन तीनों को बारी बारी से हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला है वह लाल रक्त कोशिका है। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होगा, लाल रक्त कोशिकाओं का। लाल रक्त कोशिकाओं में विशेष करके किसका, हीमोग्लोबिन का। किसका होगा, हीमोग्लोबिन का होगा। चलिए, तो ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम किसका होगा, वह लाल रक्त कोशिकाओं का होगा। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाने का भी कार्य किसका होता है, वह लाल रक्त का ही होता है। लाल रक्त में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है बाबू केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है।
तो क्या लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाई जाती है? नहीं, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाई जाती। आरबीसी में केंद्रक आपका नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना है? 120 दिन। अब सवाल यह उठता है कि 120 दिन के बाद में यह मर जाता है, तो जाता कहाँ है? तो रक्त का मतलब शरीर में ही आपका एक भाग है जिसको प्लीहा कहते हैं। इस क्या बोलते हैं? प्लीहा। वही में क्या होती है, जो मरी हुई रक्त होती है जिसको आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। सबका जो 120 दिन के बाद में जब यह मरती है तो वहीं पे जाकर क्या होती है? शुद्ध होती है। उसी पे जाकर क्या रहती है? संचित रहती है, जिसको क्या कहते हैं? रक्त का कब्रगाह भी कह सकते। क्या को? किसको? प्लीहा को। प्लीहा। तो आपका समझ गए कि लाल रक्त का जीवन काल यानी लाइफ जो होता है वह कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है? लाल रक्त दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है? लोहा का मात्रा पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। अब समझते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में? श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। यह अनियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त कोशिका है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। इस कारण यह क्या दिखाई देते हैं? जिसके कारण यह रंगहीन होते हैं। जिसके कारण यह क्या होता है? यह रंगहीन होता है। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या की तुलना में क्या होती है? कम होती है। उसका होता है लगभग आरबीसी का संख्या लगभग 50 लाख होता है, इसका संख्या लगभग 10,000 होता है। तो अंतर ना हो, बहुत अंतर है, बहुत कम है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। किनकी? श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का। अब रक्त पट्टिकाणु के बारे में समझिए। रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। यह रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो आपसे सवाल आएगा कि रक्त थक्का बनाने में सहायक कौन होती है? तो वह होती है आपका क्या? रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब मनुष्य के हृदय के बारे में समझिए कि हृदय भी क्या करती है? वह परिवहन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो रक्त को पंप करने का काम होता है वह किसका होता है? हृदय का ही होता है, यानी दिल का ही होता है। तो इसके बारे में समझिए। देखिए, हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। हृदय क्या है? एकदम कोमल है, एकदम कोमल, कठोर तो नहीं है, कोमल है। एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह जो 12 जोड़ी पसली आपको दिखाई देगी आपका यहाँ बगल में, 12 जोड़ी पसलियों के बीच, वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के बीच में, वक्ष गुहा यानी फेफड़ा, 12 जोड़ी पसलियों के नीचे वक्ष गुहा के दोनों बीच में क्या पाया जाता है? आपका हृदय पाया जाता है। यह रक्त को पंप करने का काम करती है। रक्त को पंप यानी प्रेशर करने का काम, भेजने का काम किसका होता है? वह मनुष्य के हृदय का ही होता है। किसका होता है? मनुष्य के हृदय का। अब इसके बारे में और थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है मानव हृदय, आपके बारे में इसका कार्य क्या है। अब देखिए, यह है आपके मनुष्य के हृदय का चित्र, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी जो नसें होती है, उसमें महाधमनी है, धमनी है, शिरा है, महाशिरा है, छोटी शिरा है, मध्य शिरा है, इसमें बहुत सारी शिराएं होती है, ये सब भाग लेती है। तो यह मनुष्य के रक्त का क्या है? मनुष्य के हृदय का आपका चित्र हो जाएगा। अब समझते हैं, यह हृदय पेशी का बना होता है। मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है, उसी से आपका हृदय बना रहता है। हृदय पेशी, उसी को क्या बोलते हैं? हृदय पेशी बोलते हैं, जिससे आपका हृदय बना हुआ है। यह पेरिकार्डियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर क्या होता है? बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। जो आपका हृदय है यानी दिल है, वह एक कोमल सी दोहरी झिल्ली के अंदर क्या है? घिरा है, जिसको वह पेरिकार्डियम की झिल्ली से घिरा हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम झिल्ली। तो किस झिल्ली के अंदर बंद रहती है आपका हृदय? पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं के हृदय में, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के सभी जीवों के हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? वेश में पाए जाते हैं चार वेश में या कक्ष पाए जाते हैं। वेश में या कक्ष। तो बोले पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश में या कक्ष पाए जाते हैं? 4। वेश में या कक्ष का मतलब यहाँ रूम समझते हैं। रूम मतलब कमरा है, ये ना कि भाई 4 गोरा घुसा लेना है, एगो बाहर वाले के, एगो भीतर वाले के, एगो कोनों के, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारा रूम का मतलब ही नहीं है कि घर है, वह रख के रहने का जगह है, किसी और को नहीं रखिएगा। इना के अपना बाबू सुना के रख लिए, ये सब दिक्कत हो जाएगा। लड़का सा का होटल मतलब लड़की का जो दिल होता है वह छोटा होता है। छोटा कहने का मतलब उसमें उसके परिवार का, उसके घर परिवार का, उसके पति का, वो सब आएगा। लेकिन ससुराल लड़का का जो दिल होता है वह होटल टाइप का होता है। होटल ना कह सकते, एगो मोहल्ला, एक शहर का कह सकते हैं। जौना के देखेगा जौना के दिल में बसा लेगा। फलवा आगे रास्ते पर देखा कि हाउ तनी समर है, तो समरकियो से देखा, देखा गुरकी है तो गुरकियों से देखा। अरे भाई, सबके अपना दिल में बस जगह ही देता है। वो सबका होटल बुझाता है कि शहर का निर्माण कर रहा है एकदम, एक पटना शहर यही में बसाएगा लोग दिल्ली में। तो वेश में या कक्ष जो पाए जाते हैं वह 4 पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में।
वेश्मय कक्ष यानी यह बांटा गया है, वह मौखिक रूप से काल्पनिक रूप से बांटा गया, उसमें रक्त ही रहता है, दूसरा कुछ नहीं रहता है। ये ना कि आदमी को संभाले जाए, आदमी को संभालना नहीं देगा। तो जो 4 आपका वेश्मय कक्ष है वह दायां और बायां अलिंद का हुआ 2 गो, दायां और बायां अलिंद, दायां और बायां अलिंद कितना हुआ 2 गो, फिर दायां और बायां निलय कितना हुआ 4 गो, 2 गो अलिंद 2 गो निलय कितना हुआ 4। तो मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में कितने वेश्मय कक्ष पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। मछली में वेश्मय कक्ष की संख्या 3 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि मछलियों में जो वेश्मय कक्ष होते हैं कितने होते हैं? वह 3 होते हैं। उभयचर जैसे मेढक हो गया, सरीसृप जैसे सांप हो गया। अब छिपकली हृदय में 3 ही वेश्म पाए जाते हैं, मछली में, मेढक में, सरीसृप में जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, हृदय उसमें क्या होगा? हृदय में कितने वेश्म पाए जाएंगे? 3 ही वेश्म पाए जाते हैं। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे एसओ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसओ नोड। एसओ नोड का दूसरा नाम क्या है? पेसमेकर। यह क्या करती है? हृदय की धड़कन में क्या करती है? मदद करती है। यह जो सिकुड़ती और फैलती है, धक 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 जो करती है, वह एक विशेष प्रकार के यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा करती है जिसको क्या बोलते हैं? एसए नोड या पेसमेकर। यह बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो हमारे शरीर में भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो एसए नोड या पेसमेकर के द्वारा, जो रक्त के धड़कन के जो हृदय के धड़कन में क्या करती है? मदद करती है। अब रक्त वाहिनियों के बारे में समझिए कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होगी, वह क्या होगी। देखिए, रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में बहुत सारी प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, जो धमनियां, रक्त कोशिकाएं एवं सिराएं कहलाती है। जिस दिशा से रक्त प्रवाहित होता है वह क्या कहलाती है? रक्त धमनियां या क्या कहलाएगी? रक्त कोशिकाएं भी कहलाएगी और सिराएं भी कहलाएगी, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, महाधमनी, केशिका, ये सब क्या पाई जाती है? वह क्या है? वह रक्त वाहिनियों का ही क्या है? प्रकार है। किसका प्रकार है? वह रक्त वाहिनियों का ही प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे जाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा और होगा। यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का होता है नियम का व्यवस्थापक रूप है कि वह किस प्रकार से क्या होगी? प्रवाहित होगी। चलिए अब हम लोग मुख्य जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निकल के आ रहा है लघुत्तरीय प्रश्न के लिए, वह है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। देखिए, धमनी और सिरा में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर समझ लेते हैं। पहला क्या है? धमनी से शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ शुद्ध रक्त कहने का मतलब ये थोड़ा कि उसमें सेंट मारल होगा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या होगा? कि उसमें ऑक्सीजन होगी। और शुद्ध रक्त कहने का मतलब ये थोड़ा कि गोबर माटी लागल होगा, उसमें गुजारा होगा, पूरा कचरा का बैठल होगा, नहीं। और शुद्ध रक्त कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त, और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। तो धमनी से क्या होती है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जबकि सिरा से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में अंगों में होता है। जो हृदय में गति जो हृदय, देखिए, ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह क्या होता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में होता है धमनी के द्वारा। और सिरा में क्या होता है? सिरा के द्वारा होता है वी ऑक्सीजनित रक्त, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रक्त का प्रवाह जो होता है वह शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। तो धमनी जो गति करती है वह हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों की ओर करती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की तरफ। लेकिन जो सिरा गति करती है वह विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से किसकी ओर गति करती है? हृदय की ओर गति करती है। दिया है, धमनी की दीवारें मोटी, लचीली और कपाटहीन होती है, उसमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है। जबकि सिरा की जो दीवारें होती है वह पतली होती है और कपाट युक्त होती है। तीसरा अंतर दिया है, यह शरीर के अधिकतम गहराई में पाया जाता है। गहराई में पाए जाने का कारण भी, अगर छिला हो जाकर फूट गया तो यह बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। धमनी का प्रेशर 120 mmHg होता है, जबकि सिरा का प्रेशर 80 mmHg होता है। तो प्रेशर अधिक रहने के कारण इसमें शरीर की गहराई में पाया जाता है। जो नसें आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो नस आपको दिखाई दे रहा है इसमें सिरा होगा, धमनी आपको दिखाई नहीं देगा। धमनी जो शरीर के अंदर पाई जाती है, गहराई में पाया जाता है, तो वह जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ जो गर्दन वाला नस होगा, जो मोटा नस, वह किसका, वह कौन सा होगा? वह धमनी होगा। तो वह शरीर की गहराई में पाया जाता है। तो जो होता है धमनी का होता है शरीर की गहराई में पाई जाती है, जबकि सिरा शरीर की कम गहराई में पाया जाता है। सिरे का प्रेशर क्या? धमनी का प्रेशर अधिक होता है और सिरे का प्रेशर क्या होता है? कम। सिर्फ फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है।
जो अपवाद में अगर देख मतलब बोला क्या गया है कि देखिए जो धमनी होती है वह उससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, लेकिन एक धमनी का ही एक ऐसा प्रकार है फुसफुस धमनी जिसमें क्या होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसी में सीरा क्या बोलता है कि सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, लेकिन सीरा में ही एक अलग प्रकार है जिसका नाम है फुसफुस सीरा, उसे क्या प्रवाहित होती है शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। अब समझते हैं धमनी के बारे में। वास्तव में यह शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का काम किसका होता है, वह धमनी का होता है। रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम धमनी का होगा, लेकिन अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाने का काम किसका होगा, वह सिरा का होगा। देखिए अब धमनी के बारे में धमनी के बारे में पहले देख लेते हैं कि अब शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। इसकी दीवारें मोट होती है, लचीली होती है तथा कपाटहीन होती है। इसमें कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा होता है तो रुकावट नहीं चाहिए, ज्यादा फाड़ उड़ के निकल जाएगा। देखिए अब केशिका समझिए, यह बहुत ही महीन रक्त नलिकाएं होती है। इसकी दीवार जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। मतलब पारगम्य का मतलब होता है दिखाई दे सकता है। जो आँख की यहाँ नसें होगी, लाल लाल जो नसें आपको दिखाई दे रही होगी, वह उसमें क्या होगा, केशिका होगा। क्या होगी, केशिका होगी। चलिए देखिए, धमनी विभिन्न कोशिकाओं में बढ़ जाती है। विभिन्न कोशिकाएं मिलकर सिराएं बनाती है और विभिन्न सिराएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है, सिरा का निर्माण करती है। अब समझते हैं सिराएं के बारे में। यह अशुद्ध या